नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून की छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि बस्तर के रास्ते मॉनसून ने छत्तीसगढ़ में एंट्री की है। 15 जून तक मॉनसून के रायपुर पहुंचने की संभावना है। 21 जून तक अंबिकापुर में मॉनसून दस्तक दे सकता है। रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से बारिश की संभावना बढ़ रही है। तो लगातार तरबतर छत्तीसगढ़ भी अब होना शुरू हो चुका है। बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में मॉनसून ने एंट्री की है। सुकमा और बीजापुर जिले के कुछ हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे संभाग में इसके सक्रिय होने में 1 से 2 दिन और लगेंगे। उससे पहले प्री मानसून की बारिश से जगदलपुर काफी देर तक भीगता रहा। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में जो दबाव बना हुआ है उसके चलते जगदलपुर में प्री मानसून की बारिश हो रही है। बलरामपुर में मौसम ने करवट ली है और कुसमी में जोरदार बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, लेकिन तापमान में आई गिरावट की वजह से बढ़ते तापमान से निजात मिली है। उधर धान की खेती की तैयारी में जुटे किसान इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो लगातार बारिश होती दिखाई दे रही है और प्री मानसून के बाद अब मानसून ने भी दस्तक छत्तीसगढ़ में दे दी है। हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। देवव्रत, बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून की दस्तक हो चुकी है। तैयारियां क्या बारिश को लेकर, मानसून को लेकर नजर आने लगी है या फिर अभी और विलंब कहीं ना कहीं होता दिखाई देगा? जी, क्योंकि मानसून की जो एंट्री होती है छत्तीसगढ़ में वो बस्तर संभाग से होती है और एंट्री हो भी चुकी है। हालांकि प्री मानसून से जो राज्य के बाकी संभाग हैं वो अभी वहाँ पे प्री मानसून की बौछारें पड़ रही है। और अभी जिस तरह से मौसम है, आपको बता दूं, आज भी बदली छाई हुई है, कल भी बारिश हुई है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज आने वाले 48 घंटों में फिर पूरे प्रदेश भर में जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रायपुर जो मानसून है वो 15 जून तक के पहुंचेगा और 21 जून तक के ये अंबिकापुर में प्रवेश करेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसकी वजह से बारिश हो सकती है। और रही मानसून की तैयारियों की बात जो आपने कही, तो इसको लेकर के नालों की सफाई जो है नगर निगम ने पहले करा ली है। हालांकि जिस तरह से कोरोना काल में ये भी हुआ कि इस पर काम प्रभावित हुआ, क्योंकि ये पूरा काम अप्रैल या मई से ही शुरू हो जाता है, जहां पर तमाम जगहों की साफ सफाई कर दी जाती है और जिससे कि जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन इस बार काम की गति जो है वो काफ़ी धीमी रही है और ऐसे में हो सकता है कि मानसून में लोगों की तकलीफ़ें बढ़ जाएं। हालांकि नगर निगम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी शहर के बड़े नाले हैं या जल भराव के क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से की जाए। लेकिन समय बेहद कम है। 15 जून तक के राजधानी रायपुर में मानसून पहुँचेगा और बस्तर जो संभाग है वहाँ पर दस्तक पहले ही दे चुका है। रही आपदा और नियंत्रण की बात, तो उसको लेकर के राज्य सरकार ने भी एक आपदा प्रबंधन अपना विभाग बना दिया है और उसको लेकर के नंबर भी यहाँ पर पहले से ही जारी कर दिए गए हैं, ताकि कहीं भी अगर तेज़ बारिश की स्थिति या भारी बारिश की स्थिति होती है उस दौरान उस नंबर पर संपर्क किया जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी सभी जिला कलेक्टरों की एक बैठक ली है। उसमें आने वाले मानसून को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, किसानों के लिए व्यवस्थाएँ हैं और इसके अलावा सभी ज़िलों में किस तरह की व्यवस्थाएँ करनी है, इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों से मिलकर की है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। प्रशासनिक अमला इसमें जुटेगा और पूरी तरह से ये पता चल पाएगा कि आखिर मानसून के पहुंचने के बाद ये तैयारी किस तरह की दिखाई देती है राजधानी में, क्योंकि बस्तर में मानसून की एंट्री पहले ही हो चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि व्यवस्थाएं अब होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि ये कितनी कारगर साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। खबर सुकमा से एसआई और हेड कांस्टेबल बर्खास्त कर दिए गए हैं। नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने का मामले में ये कार्रवाई हुई है। आईजी ने दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया है। सुकमा में पदस्थ के एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष बर्खास्त कर दिए गए हैं।
नक्सलियों को कारतूसों की सप्लाई करने एक्ट में ये शामिल रखे गए। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1398 हो चुकी है। इनमें से 971 एक्टिव मामले हैं। अब तक 421 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, जबकि 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। कोरबा से एक अच्छी खबर है। जिले के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इन्हें कलेक्टर और सीएमएचओ की मौजूदगी में डिस्चार्ज किया गया। कोरोना से जंग जीतने वाले इन मरीजों में से 2 कोरबा और 1 जशपुर जिले के हैं। इनके घर के लिए रवाना होने के मौके पर तालियां बजाकर इनकी विदाई दी गई। जिले में अभी 97 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी हम लोग का कोविड हॉस्पिटल जो है पूरी फुल कैपेसिटी में कार्य कर रहा है और अभी खुशी की बात है कि 3 पेशेंट आज जो है सफलतापूर्वक ठीक होकर डिस्चार्ज भी। कोंडागांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश से लौटा आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जवान छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा था। एसडीएम ने बताया कि जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही उसकी ट्रैवलिंग और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। बेमेतरा में बीते 5 दिनों में 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कल साजा उप स्वास्थ्य केंद्र के 2 स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिस स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसका कई शासकीय कार्यालयों में आना जाना था। दूसरा कर्मचारी लैब टेक्नीशियन के तौर पर सैंपल लेने का काम भी कर रहा था। कोरोना का मामला आने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र सहित पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बेमेतरा में मंत्री रविंद्र चौबे और अनिला भीड़िया के दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक का फेरबदल हुआ है। 13 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदल दिए गए हैं। सिद्धार्थ कोमल परदेसी सीएम के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। जिनमें अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं या अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं उनमें नीलम नामदेव इक्का, एलेक्स पॉल मेनन, भुवनेश यादव, शम्मी आबिदी, नरेंद्र कुमार दुग्गा, राजेश सिंह केडी, कुंजाम, नीलेश कुमार महादेव, भोस्कर विलास, जितेंद्र कुमार शुक्ला। ये वो अधिकारी हैं जिनके या तो प्रभार बदले गए हैं या फिर अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया। रायपुर नगर निगम के जोन अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राजधानी के कुल 10 जोन में से 8 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से जोन 2 से बंटी हुरा, जोन 4 से प्रमोद दुबे, जोन 5 से मुन्ना विजेता यादव, जोन 6 से निशा देवेंद्र यादव, जोन 7 से मनीराम साहू, जोन 8 से घनश्याम छत्री, जोन 9 से प्रमोद मिश्रा और जोन 10 से आकाशदीप शर्मा जीते हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से जोन 1 पर विनोद अग्रवाल और जोन 3 पर प्रमोद साहू ने जीत हासिल की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे के छत्तीसगढ़ में कुछ होने वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाई है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। यहां कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर साजिश करने की सोच रही है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बीजेपी की राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उन्होंने खुले तौर पर एक संकेत भी दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को धमकी भी दी है कि उनकी आयु अब ज्यादा दिन की नहीं है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कांग्रेस की वहां गई, उस तरह की ही घटना छत्तीसगढ़ में हो सकती है, आप लोगों की सरकार जा सकती है। क्या इस तरह की कोई चीज आपको लग रही है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक माने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन उनको पच नहीं रहा, अभी भी पच नहीं रहा है। उनको ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है, और इसी तरह से खरीद फरोख्त पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में वो आजमाने की कोशिश करेंगे तो। आप प्रदेश प्रभारी हैं, आपकी जिम्मेदारी बखूबी है जिस तरह से जिताने से लेकर अब तक जो सरकार वहां चल रही है। लेकिन क्या अगर इस तरह की कोई तैयारी बीजेपी की होती है तो क्या कांग्रेस ने कोई अपनी तैयारी कर रखी है इस बात को? देखिए, कोई सवाल ही नहीं है, दूर दूर तक की इसकी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। किसान, मजदूर, ओबीसी हों, आदिवासी हों, पूरी तरह से समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं 3/4 बहुमत से समर्थन मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद की लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पीएल पुनिया जी का ये कहना है कि एक हसीन सपना जो है वो बीजेपी देख रही है। इस तरह की कोई भी चीज छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 3 चुनाव में भी बीजेपी का नामो निशान छत्तीसगढ़ में नहीं दिखने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। आइए अब आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर सरोज पांडे ने आखिर क्या कहा था। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है। उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है। सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। प्रदेश में पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपना व्यवहार ठीक करें। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, लेकिन किसी के साथ मारपीट न करे। गृह मंत्री साहू ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र ने दिए पैसे से मनरेगा के काम करवाने के अलावा प्रदेश सरकार कोई दूसरा काम नहीं करवा रही है। छत्तीसगढ़ में जांच के लिए सैचुरेशन की स्थिति है। दुर्भाग्यजनक ये स्थिति आ गई कि 12 दिन पहले किसी कोरोना के मरीज का टेस्ट का रिपोर्ट नहीं जाता। 12 दिन तक वो घर चला जाता है, घूमता रहता है, 12 दिन बाद रिपोर्ट आता है। एम्स में 2,500-3,000 स्लाइड पड़े हुए हैं कोरोना के। एम्स के अंदर ही वो 2,500-3,000 स्लाइड को क्लियर करने में 12 दिन लगेंगे। इसका मतलब है 12 दिन तक कोई नया रिपोर्ट लेने के लिए, नया टेस्ट करने की स्थिति में ना एम्स है, न छत्तीसगढ़ का कोई हॉस्पिटल है। जो भी जांच होगा 12 दिन के बाद ही उसकी रिपोर्ट आएगी। तब तक वो घूमता रहेगा, तब तक वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, तब तक उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। सरकार के नरेगा के सिवाय, केंद्र सरकार के दिए हुए पैसा में नरेगा के सिवाय पूरे छत्तीसगढ़ में
एक भी रुपये के काम पिछले 18 महीने में नहीं हुए हैं, न कर सकते। गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। उधर बीजेपी प्रवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ कांग्रेस के लोगों ने रायपुर और भिलाई नगर के थानों में एफआईआर कराई थी। उसके अगेंस्ट में श्री पात्रा आज उच्च न्यायालय में आज सुनवाई थी उनके प्रकरण पर, जिस पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आगामी तिथि तक कोई सी एक्शन नहीं लेने का ऑर्डर किया है। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के इस आदेश का सम्मान करती है, स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान व न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करती है। देखिए, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं है, सिर्फ बदलापुर की राजनीति चल रही है। विरोधियों के खिलाफ एफआईआर करने, उनको डराने धमकाने का कार्य यह सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल एक और खतिनी की मौत का मामला सामने आया है। बलरामपुर के गोपालपुर गांव के जंगल में एक मादा हाथी का शव मिला है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पिछले 3 दिनों में 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। इससे पहले बुधवार और मंगलवार को सूरजपुर में 2 मादा हाथियों की जान गई थी। माने 12:30 बजे दिन में हथौड़ी तरफ से आए हैं और करीब 9-10 बजे के लगभग एक कर्मा ग्राम में उतरे थे। और इसके बाद एक घर को तोड़े और घर तोड़ने के बाद पूरी हाथी चली गई प्रतापपुर गरंज तरफ। और ये बीच जंगल में मरा हुआ है और कोई सूरजपुर में 2 दिनों में 2 हाथियों की मौत के मामले की जांच वाइल्ड लाइफ के अधिकारी कर रहे हैं। इसी क्रम में एडिशनल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे प्रतापपुर पहुंचे और मामले की जानकारी दी। प्राथमिक जांच के आधार पर दोनों हाथियों की जहर से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद डीएफओ समेत वन विभाग के तमाम आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। हाथियों की मौत तो आपको पता है प्रतापपुर रेंज में हुई है और RF 42 है गणेशपुर गांव के आसपास और दोनों की बॉडी लगभग 300 मीटर दूर पे है। आज एक और जानकारी मिली, बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज में गोपालपुर गांव के आसपास एक बॉडी मिली है। उसको भी हम लोग देखने गए थे, हमारे पीसीसी साहब भी आए हुए हैं, हम लोग 2 दिन से ही कैंप कर रहे हैं, उसकी बॉडी भी मिली है। तो ये 3 हाथियों की, तीनों मादा हाथी हैं, इनकी मृत्यु हुई है और अभी पोस्टमार्टम 2 का हो गया है, तीसरे का आज होगा या जैसा समय अलाउ करेगा कल भी हो सकता है और उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आनी अभी शेष है। लेकिन तीनों केसेस में ये एक स्वाभाविक मृत्यु घटित नहीं है। और अब एक तस्वीर जो आपको झकझोर देगी। सूरजपुर में बुधवार को खतिनी की मौत हुई थी। मादा हाथी की मौत के बाद दल के दूसरे हाथी मानो शोक में डूब से गए हों। हथिनी के शव के पास दल के दूसरे हाथी खड़े रहे। कई घंटों तक हाथियों ने हथिनी के शव को घेरे रखा। और हाथियों की लगातार मौत पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चिंता जताई है और वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत की जांच की मांग भी की है। की तीसरी मौत, इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर मौत का कारण क्या है, अभी तक जानकारी अप्राप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो विभाग की लापरवाही है कि एक के मृत्यु के बाद में जितनी गंभीरता के साथ में उसके पीछे लग कर के कार्रवाई होनी चाहिए, उसके कारण को जाननी चाहिए, लेकिन लगातार जो मौत का सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं
बिलासपुर में क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर वसूली कर रखे महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुकानदारों और बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूलते थे। ग्रामीणों की शिकायत पर रतनपुर और सीपत पुलिस ने दोनों आरोपियों और ड्राइवर को पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति है जो पुलिस वाले बन के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए जुर्माना वसूल रहे हैं। पता करने पर पता चला कि ऐसी कोई टीम इस काम के लिए रवाना नहीं हुई है, जिस संदेह पर पुलिस टीम वहां रवाना हुई और दोनों पकड़ा गया। उनसे पूछताछ पर वो फर्जी होना पाया गया। वो सिविल आदमी पुलिस के रूप में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क को फाइन वसूल रहता है। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों की मदद के लिए स्टेट बार काउंसिल को कानून मंत्री और सीएम को प्रस्ताव देने की सलाह दी है। जेके गिल्डा ने कहा कि इससे वकीलों, उनके मुंशियों और फोटोकॉपी संचालकों की समस्या का हल होगा। वकीलों की सहायता के लिए जो मैंने 2 महीने पहले पत्र लिखा चेयरमैन को, उसके बारे में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना बार काउंसिल ने एक जो प्रस्ताव तैयार किया, उस प्रस्ताव का अभ्यास कर वैसा ही प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के विधि मंत्री को देना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना बार काउंसिल को 25 करोड़ रुपए की सहायता दी है और वहाँ पे वो सहायता वितरित हो रही है। करीब 10,000 अधिक वक्ता। कोल ब्लॉक के निजीकरण और कमर्शियल माइनिंग के विरोध में कोरबा में श्रमिक संगठनों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान काला फीता और काला मास्क लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कोयला क्षेत्र में केंद्रीय मान्यता प्राप्त 5 श्रमिक संघ इकट्ठा HMS C2 खुलकर सामने आया है। इंटक ने आंदोलन से दूरी बनाए रखी। श्रमिक नेताओं की नाराजगी सबसे ज्यादा कमर्शियल माइनिंग और कोल इंडिया से CMPDI को अलग किए जाने के प्रस्ताव पर है। श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार कोयला उद्योगों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाहती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।